वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस की जानिब से कई इनकाउंटर्स होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इनकाउंटर हो जाए जिसमें पुलिस जो है वो अपने यूनिफॉर्म के बगैर अचानक किसी के घर में घुसकर एक गैर ज़रूरी शख्स को, जिसका किसी क्राइम से, किसी चीज़ से, किसी गुनाह से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको मार दे और एनकाउंटर का नाम दे दे, और ऐसी मौत जो उसके बच्चों के सामने एक बेगुनाह को आप एनकाउंटर के नाम पर शहीद कर दें या मार दें, और बाद में आप कहें कि नहीं ये तो एनकाउंटर था, और आप अपने पुलिस होने को एक मिसयूज़ अगर आप करें तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उससे मुआशरे में किस कदर बदअमनी सामने आ सकती है। तो नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं नईम हनीफ साहब से, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम साहब, क्या वाक़या पेश आया, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स को। इसमें यह है कि मैं वाक़या शुरू करने से पहले इनकाउंटर की हिस्ट्री और इनकाउंटर किन वजूहात की बिना पर किए जाते रहे और किए जाते हैं, वो थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ। आप आबिद बॉक्सर का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल सुना हुआ है। उन्हें कहा जाता है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। वो जब 11-12 साल मफरूरी काट के वापस आए और उनके इंटरव्यूज आना शुरू हुए, अब भी अक्सर यूट्यूब पे आप उनके इंटरव्यूज देखती हैं और वो बताते हैं कि बहुत से इनकाउंटर उन्होंने किए। अच्छा, वो जिन लोगों के इनकाउंटर किए, जिन लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा, उनकी जब वो हिस्ट्री बताते हैं तो उनकी कहानियां सुन के, उनके जुल्म और उनकी बर्बरियत सुन के जो है ना, वो सुनने वाला जो है उससे बिल्कुल इनकाउंटर करने वाला पुलिस ऑफिसर हीरो लगने लगता है। अच्छा, कि बहुत अच्छा किया कि ऐसे क्रिमिनल को आपने मार दिया कि जिसने जो है ना दौरान डकैती जो है ना वो औरतों के साथ ज्यादतियां की, उनकी बच्चियों के साथ जो है इस तरह के मामलात हुए। ऐसे किरदारों को इनकाउंटर करना जो है वो समझ में आता है। बिल्कुल बहादुरी जो है वो बेपनाह डकैतियां करने वाले और लोगों को लूटने वाले डाकुओं का इनकाउंटर समझ में आता है। मगर बिल्कुल एक निहत्ते, एक जो है ना बिल्कुल शरीफ शहरी को और एक मिसमैनेजमेंट की वजह से आप जाके किसी के घर में घुस के किसी को कत्ल कर देते हैं, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने। ये समझ में नहीं आता, बगैर किसी वजह ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल, वैसे तो बिल्कुल। आजी साहब जो हैं वो सीएम साहबा को लेके फिर रहे हैं, उनको यूनिफॉर्म पहना रहे हैं। पहले उनको पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाई, अब एक और इवेंट में वो एलीट की वर्दी में नजर आ रही हैं और पुलिस का इमेज जो है वो उसको बहुत बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मगर दूसरी तरफ इस हद तक जो है वो आपकी मिसमैनेजमेंट और बहावल नगर जैसे वाकयात, आप बहावल नगर में गलती से एक घर में घुस गए, गलती इसलिए नहीं कि वहां पे मौजूद किसी शख्स का कोई कसूर नहीं था, गलती इसलिए कि अगर वहां पे कसूर था भी तो आपने घुस के देख लिया, हाँ, मजा चख लिया, आपने तमाशा देख लिया। आपके साथ जो गुजरात में हुआ, जो ख्वाजा सराव ने आपके साथ किया। अब यहां पे कहानी ये होती है कि 7 मई की रात का ये वाकया है। 3 भाई हैं, यूसुफ भट्ट, फैसल भट्ट और फाहद भट्ट। ठीक है। और ये अजीज हैं, लाहौर की बहुत ही एक मारूफ और मोतबर शख्सियत है, पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन। अच्छा, ये उनके बड़े करीबी अजीज हैं। अच्छा, उनके बेटे अदील मोहिउद्दीन जो हैं वो अभी इलेक्शन लड़े हैं हल्का NA 128 से ओन चौधरी के मुकाबले में और सलमान अकरम राजा के मुकाबले में। क्या बात। और ये अदील भट्ट के मामू के बेटे हैं, यूसुफ भट्ट, फैसल भट्ट और फाहद भट्ट। ये अपनी वालदा के साथ नवाब टाउन के एक 10 मरले के घर में रहते हैं। ठीक है। यूसुफ भट्ट जो हैं वो अपना कारोबार करते हैं, फैसल भट्ट जो हैं वो भी ताजर हैं और मछली का काम करते हैं, और जो फिश मार्केट है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, यानी अच्छा काम करते हैं वो। और उसके बाद जो छोटे भाई हैं फाहद भट्ट। अब कहानी कुछ यूं है कि यूसुफ भट्ट का किसी के साथ जो है, मैं नाम भूल गया हूं, एक को बड़ा अलग सा ऑयल है कोई, उसका कोई वो कारोबार करते थे और उसमें कोई लेन देन का तनाजा था, 1-1.25 करोड़ का या 1.5 करोड़ का लेन देन था, डिस्प्यूट था। उसमें आरफ वाला में कुछ पंचायतें भी हुई। ठीक है। वो जो दूसरा फरीक है उसका ताल्लुक आरफ वाला से है। अब यूसुफ भट्ट जो है वो मुख्तलिफ पंचायतों में बैठते, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ पंचायतों में मामला। तो उस शख्स ने
جو ہے وہ جو کلیمر تھا 1.25 کروڑ کا 1.5 کروڑ کا, اس نے ایک FIR درج کروا دی عارف والا میں یوسف بٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, لین دین کے کہ فراڈ کیا انہوں نے کہ اس پیسوں میں کا. جی. اب یہ ہے کہ بعض FIR جو ہیں وہ ہمارے جو جوان ہیں وہ بغیر سمن کیے ہوئے, بغیر نوٹس بھجوائے ہوئے, بغیر اس شخص سے رابطہ کیے ہوئے کسی غلط پتے پہ جہاں وہ رہتا بھی نہیں وہاں نوٹسز 3-4 بھیج کے FIR درج کر دیتے ہیں اور اسے اشتہاری کروا دیا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کتنا اچھا ہو کہ جب آپ اس کو اشتہاری قرار دے کے اور عدالتی اشتہاری کروا کے آپ اس کے گھر ریڈ کرنے جاتے ہیں, اسی طرح آپ شایان شان طریقے سے پہلے چلے جائیں FIR درج کرنے کے جو ایک طریقہ کار ہے, اور اسے کہیں کہ آ کے آپ اپنا کلیئر کریں معاملہ, اس کے جو ثبوت اگر آپ کے پاس ہیں تو. اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ FIR درج ہو چکی, یوسف بٹ کو پتہ نہیں ہے اور اس میں وہ اشتہاری ہو چکا ہے. اب اشتہاری لین دین کا اشتہاری اور کوئی دہشت گردی کا اشتہاری, زمین آسمان کا, کوئی بہت بڑا کریمنل, ہاں کوئی قبضہ مافیا کا اشتہاری, اس میں فرق تو ہوتا ہے تھوڑا سا. بالکل فرق ہے, اچھا خاصا لین فرق. دین تو جو ہے وہ معذرت کیا سا ملکوں نے ملکوں کے پیسے دینے ہیں. بالکل ایسے آپ کے ملک پہ کتنا قرض ہے, آپ نے دینے پیسے. میں نے اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ کے گھر آ کے گھس جائے, IMF گھس جائے, دیواریں پھلانگ کے آپ کے گھر گھس جائے, پیسے کاٹ, ایسے نہیں ہوتا. یہ دوبارہ بولنے ذرا آپ کے ملک میں کتنا قرض ہے, ہنسی نکل گئی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ملکوں نے ملکوں کے پیسے دینے, آپ کے ملک پہ کتنا قرض ہے, تو آپ سے قرض لینے کے لیے کیا IMF جو ہے وہ دیواریں پھلانگ کے آپ کے گھر میں گھس جائے. بالکل صحیح بات ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ اس FIR میں عارف والا پولیس جو ہے یوسف بٹ کو پکڑنے لاہور آ جاتی ہے, اس کا حق ہے کیونکہ وہ مقدمہ درج ہو چکا ہے. اب انویسٹیگیشن کے پاس معاملہ چلا گیا, انویسٹیگیشن نے ریڈ کرنا ہے, اس کی کچھ SOPs ہوتے ہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے سرچ وارنٹ ہیں تو آپ نے لیڈیز پولیس کو ساتھ رکھنا ہے, بالکل دین آپ سرچ کر سکتے ہیں گھر کو. ادروائز آپ کسی کی دیوار پھلانگ کے نہیں جا سکتے, چادر اور 4 دیواری کا جو ایک تقدس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے, کسی کی پریمیسز تک آپ نہیں جا سکتے ہیں. بالکل. عارف والا پولیس جو ہے وہ نواب ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے, چونکہ یہ جو بٹ فیملی ہے ان کا گھر نواب ٹاؤن کے اندر ہے, یہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ یہ روزنامچے میں درج کرواتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک مقدمے کے اشتہاری کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ پولیس جو ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ لینا, یعنی جو اس علاقے کی ہوتی ہے. میری اطلاع کے مطابق عارف والا پولیس کی وہاں سے جو نفری آئی, اس کو جو تھانے دار لیڈ کر رہا تھا, اس نے یہاں ڈیوٹی آفیسر سے کہا کہ ہمیں آپ کی نفری نہیں چاہیے. اچھا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ نواب ٹاؤن پولیس کو اور کیا چاہیے تھا, یعنی انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ رات کو, جی ہو گیا نا کہ انہوں نے ان کو ایک ریلیف دیا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی ریڈ کر لیں گے, آپ یہ فارمیلٹی پوری کر لیں, اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا, یعنی ایتھیکلی یہ رانگ ہے. جی بالکل رانگ ہے. اس کے بعد یہ جو ہے ریڈ پارٹی یہ نواب ٹاؤن اس گھر پہ پہنچ جاتی ہے. یہ 7 مئی رات تقریباً 4 بجے کا واقعہ, 3:30 اور 4 بجے کے درمیان. وہ جو ہے یوسف بٹ جس کے لیے آئے ہیں وہ گھر پہ موجود نہیں ہے. پہلے تو یہ وقت بھی غلط ہے جب وہ آئے ہیں, آپ دن کی روشنی میں آئے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے تو تعین کریں کہ یہ کتنا بڑا کرائم ہے لین دین, اور اس کے لیے آپ آ رہے ہیں, کتنے بڑے اشتہاری کو آپ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں آ رہے ہیں. بالکل رات کی تاریکی میں آپ آ رہے ہیں, آپ آگے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رات کے 4 بجے کا وقت ہے, یوسف بٹ گھر پہ موجود نہیں ہے. 2 بھائی چھوٹے, فیصل بٹ جو منجلا بھائی ہے اور چھوٹا فہد بٹ, اور ان کی والدہ وہ گھر پہ موجود ہیں. فیصل بٹ کی مسز موجود ہیں, ان کے بچے موجود ہیں, 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. اچھا. اب جو ہے وہ بیل دی جاتی ہے, دروازہ زور زور سے نوک کیا جاتا ہے, تو کی والدہ جو ہے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ گیٹ پہ جاتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ کون ہے. تو وہ بتاتے نہیں کہ آپ دروازہ کھولیں, اور وہ دروازہ کھول دیتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ دروازہ جیسے ہی کھولتی ہیں تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو باقاعدہ دھکا مارا جاتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہیں زمین کے اوپر. اچھا.
और रेड पार्टी घर के अंदर दाखिल हो जाती है और मोस्टली जो रेड पार्टी के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, वो सिविल यूनिफॉर्म में हैं, शलवार कमीज में हैं, ट्राउजर शर्ट में हैं। पुलिस यूनिफॉर्म से इतनी नफरत क्यों, ये मुझे पहले समझाएं, आप समझा दें मेरा कि पुलिस यूनिफॉर्म रेड करने आप जा रहे हैं, हाँ, आप बतौर पुलिस पार्टी रेड करने जा रहे हाँ। हैं, लेकिन यूनिफॉर्म से इतनी नफरत। हम्म, क्या आप रेड करने जाते हैं यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते? हम्म, अब तो वज़ीर आला पंजाब भी तकरीबन हफ्ते में एक दफा पहनती हैं। तो अब तो आपको यूनिफॉर्म से मोहब्बत हो जानी चाहिए। आपको इतनी नफरत क्यों है? मुझे ये आईजी साहब, आईजी पंजाब समझा दें, मुझे सीएम साहिबा समझा दें कि पुलिस पार्टी रेड करने जाती है, वो विदाउट यूनिफॉर्म क्यों रेड करने जाती है? हाँ, वो सिविल कपड़ों में रेड करने की, इसका कोई मकसद कोई मुझे समझा दे। समझ से बाहर है। तो कोई यानी तो इतना बड़ा हादसा हो गया ना। हाँ, मैं आप हादसा करने जा रहे हैं शायद, जो आप जी पुलिस यूनिफॉर्म में एग्जैक्टली नहीं जा रहे, एग्जैक्टली आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाह रहे। आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहे, उससे हादसा कितना बड़ा हो गया, हाँ, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं जी। अब जब एक मां जो है उसने शोर मचाना शुरू किया और चोर चोर की आवाज, जारी बात है कि अगर पुलिस यूनिफॉर्म हो तो हाँ। उसको पता हो कि पुलिस आ गई है। मजीद इसके अलावा कौन आ सकता है इस तरह से घर में? तो इस तरह से जो है वो एक शलवार कमीज और ट्राउजर शर्ट में या दूसरे कपड़ों में अगर एक खातून जो है, बुजुर्ग खातून, वो देखेगी और उन्होंने शोर मचा दिया। अच्छा, मां की आवाज सुन के फाहद जो सबसे छोटा बेटा है, उसकी आंख खुली, वो ऊपर की मंजिल पे है और वो उस आके टेरेस पे देखता है तो मां को 2 से 3 लोग जो हैं वो कपड़े मां खींच के और गिरेबान से पकड़ के खींच रहे हैं और धक्के मार रहे हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मां अकेली उनको रोकने की कोशिश कर रही है। 3 मर्द, 2 से 3 ज्यादा मर्द। ज्यादा 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 ज्यादा। अब जो है मंजरनामा ये है कि जब एक बेटे के सामने ये मंजर आए अचानक कि उसकी मां को कुछ मर्द जो हैं वो जदोकोप कर रहे हैं और वो चिल्ला रही है और बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रही है, तो कोई भी बेटा, चाहे वो कोई ताजर हो, चाहे वो कोई मुजरिम हो, मुजरिम हो, या कोई डॉक्टर, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो इमाम मस्जिद हो, बिल्कुल, उसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से हो, मां को इस हालत में सामने देख के उसका रिएक्शन क्या हो सकता है? जाहिर है आग बगोला ही होगा, बर्दाश्त इस रिएक्शन में। और वो भी आम लिबास में मौजूद। जी बिल्कुल, वो भी बिल्कुल समझ नहीं पाया इस सीन को कि ये कौन लोग हैं जो मेरी मां के साथ इस तरह कर रहे हैं। उसने फौरी तौर पे अपना पिस्टल निकाला और आके ऊपर से फायरिंग कर दी। अच्छा, किस लिए? मां को बचाने के लिए। और घर के अंदर चोर घुस गए हैं। हाँ, तो अभी तक उसके माइंड में जो चल रहा है वो यही है कि इससे पहले क्योंकि बड़ा नुकसान हो जाए, अपने दिफा में वो फायरिंग करता है। जब वो फायरिंग करता है तो एक कांस्टेबल जो है जख्मी होता है, जिसका नाम गालिबन अब्दुल गफूर है, और दूसरा कांस्टेबल जो है खलील, वो इस फायरिंग के नतीजे में मौके पे हलाक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आरिफ वाला पुलिस अपने हलाक कांस्टेबल को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। क्यों गए आप तो रेड करने आए थे और अपना अहलकार वहीं पे छोड़ दिया। जी छोड़ दिया, आप रेड करने आए थे, आप चले बकौल आपके कि मुकाबला हो गया आपका, आप मान लेते हैं। जो शुरू में आपने ये मुकाबला है या ये ज्यादती है? नहीं, शुरू में तो यही ड्रामा रचाया गया कि इनकाउंटर हो गया और डाकुओं से फायरिंग हो गई। घर के अंदर अपने घर में सोए हुए बच्चों के साथ डाकुओं से फायरिंग हो गई। मान ली आपकी बात, जो शुरू में आपने फौरी तौर पे। और डाकू इतने शरीफ हैं कि जिनके घर में कोई अचानक से आ रहा है और वो उसको चोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मुजरिम होता है ना, वो समझ जाता है कि ये कोई पार्टी है, किसी से कोई दुश्मनी है। वो तो फिर जो इस तरह के लोग हैं, अगर वो कहीं रह भी रहे हैं, फर्ज करें कहीं उनका वजूद है, तो वो तो अपने अरेंजमेंट के साथ उन्होंने सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो आधा किलोमीटर दूर तक लगाए होते हैं। उनको एक मूवमेंट पता होती है कि किस वक्त यहाँ से
گاڑی جا گزری رہا ہے, ہے, کس وقت بالکل, کوئی کتا گزرا ہے, کس وقت کوئی بلی آ رہی ہے ہماری طرف, ان کو یہ اس چیز نظر کی آ رہا آگاہی ہوتا ہوتی ہے, ہے. اور وہ پوری تیاری کے ساتھ وہ لوگ بیٹھتے ہیں. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ پولیس پارٹی, عارف والا کی پولیس پارٹی, بہادر پولیس پارٹی, جس کو نواب ٹاؤن پولیس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان کو ساتھ رکھیں, وہ بہادر جوان جو ہیں وہ یہ واقعہ ہوتے ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اپنا ایک اہلکار وہاں پر ہلاک کروا لیا اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اپنی مس مس مینجمنٹ کی مینجمنٹ وجہ سے نہیں, اپنی چلاکی کی وجہ اس سے. میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں, ہاں, کہ جتنے اہتمام سے آپ پیسوں کے لین دین کے مقدمے میں لوگوں کو ریڈیں کرنے جاتے ہیں, جتنے اہتمام سے, ہاں, کیونکہ آپ کو مدعی فائدہ پارٹی ہوتا سے آپ نے طے کیا ہوتا ہے کہ ریکوری ہم ہوتا کرواتے ہیں. اب آگے میں بتانا نہیں چاہتا کیا طے کیا ہوتا ہے آپ نے, وہ پتہ ہے سب کو پتا ہے, بالکل. اتنا اہتمام آپ کرتے ہیں, اتنا کشٹ کرتے ہیں, عرب والا سے آپ چلتے ہیں, پیسوں کے لین دین کی ایف آئی آر ہے, اور آپ ایسے ریڈ کر رہے ہیں جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑنے جا رہے ہیں. تو دہشت گرد جو ہیں ان کو تو پکڑنے کے لیے پکڑ کرتے لیں, ہیں. اتنا اہتمام ادھر کریں نا, ادھر اتنا اہتمام کریں, سیڑھیاں لگائیں, چڑھیں, پھلانگیں, ہاں, اپنا یونیفارم گھر چھوڑ کر جائیں, آپ جو ہے اپنا ایک اہلکار جو ہے وہ زخمی کروائیں, ہلاک کروائیں, تو سمجھ بھی آئے, وہاں کریں نا آپ. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کال کرتے ہیں, 15 کی کال ہوتی ہے, اور لاہور کے مختلف تھانوں کی پولیس وہاں پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اور اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لاہور میں پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ابھی کچھ دن پہلے تک جاری تھے, بالکل جاری تھے. اس میں تقریباً 3 سے 4 دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, جو اب تک مارے بھی جا چکے ہیں. اچھا, جی, مختلف واقعات ہوتے ہیں, ایک ٹکسالی میں واقعہ ہوتا ہے, باغبان پورہ میں واقعہ ہوتا ہے, پولیس کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, فوری طور پر ایک تاثر جو اعلیٰ حکام تک جاتا ہے وہ یہی جاتا ہے کہ یہ بھی شاید کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہو گیا پولیس کی. اچھا, اب اس غصے میں جو ہے وہ وہاں پہ فورس پہنچتی ہے, اور گھر کے اندر گھس کے جو بڑا بھائی ہے فاحد سے اور یوسف بٹ سے چھوٹا فیصل بٹ, اس کو پکڑ لے, جس کے بچے اور بیوی. ظاہر ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تو نہیں بھاگ سکتا. ہاں, اس وقت تک فاحد جو ہے وہ کہیں چھپ جاتا ہے ساری صورتحال کے پیش نظر. فیصل جو ہے گھر میں موجود رہتا ہے. اچھا, وہ اس لیے بھی موجود رہتا ہے کہ گھر کو چاروں طرف سے گھیر بھی لیا جاتا ہے, پولیس پہنچ جاتی ہے کچھ ہی لمحے میں, اور ایک ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر وہ ڈاکو ہے جس کے ساتھ کراس فائرنگ ہو گئی, اور اس نے جو ہے وہ ڈاکو کا کانسیپٹ بہت بڑا, آپ نے کوئی مجرم پکڑ لیا, یعنی کہ ڈاکو اپنے گھر میں رہ رہا ہے اور باہر پلیٹ لگی ہوئی ہے, ڈاکو ہاؤس ہے. فیصل بٹ, یوسف بٹ اور فاحد بٹ, نیم پلیٹ پہ گھر کے باہر لکھا ہوا ہے, اور یہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں. اتنے جو ہے وہ میں کہتا ہوں ایکسپوزڈ ڈاکو, اور اتنے ایماندار ڈاکو کہ انہوں نے لکھے ہوئے اپنے نام بھی, اور وہ بتا کے رہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور پولیس کو تو جیسے ایکس رے ہے نا ان کے پاس موجود, کہ انہیں پتا ہے کون کون ہے, کیا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب اس واقعے کے بعد ابھی وہ ڈیڈ باڈی وہیں پہ پڑی ہے, تو یہ آتے ہیں اور آ کے فیصل بٹ کو جب پکڑتے ہیں تو اس کے بچے بھی اڑ جاتے ہیں. فیصل بٹ کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. 6 سال کی بڑی بیٹی وہ چلا رہی ہے, اور اس کی جو مسز ہے وہ دہائیاں دے رہی ہے کہ یہ فیصل بٹ ہے, یہ یوسف بٹ نہیں ہے, یہ فیصل بٹ ہے, یہ یوسف بٹ نہیں ہے. مگر ابھی وہ یقین دلانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور واسطے ڈال رہی ہے, اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ کرلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمارے باپ کو چھوڑ دیں. سیدھی فائرنگ کر دی جاتی ہے, فیصل بٹ کو پکڑ کے وہاں پہ مار دیا جاتا ہے. حساب برابر کر دیا شیر جوانوں نے. اتنا بڑا انکاؤنٹر, اتنا بڑا مارکا مارا انہوں نے کہ ایک حادثہ ہو چکا ہے ایک غلط فہمی کی وجہ سے. کچھ دیر پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے اسی موقع پہ, اور ایک دوسرا حادثہ آپ کرنے جا رہے ہیں. صرف یہ کہ آپ نے سکور سیٹل کرنا تھا, 1-1 برابر ہو گیا. یہ ہاکی کا میچ ہو رہا ہے, ایک گول پولیس پارٹی نے کر دیا, دوسرا گول جو ہے نا وہ ملزم پارٹی نے کر دیا, آپ نے برابر کر دیا. کمال آپ نے کر دیا, مارکا مارا اتنا بڑا آپ نے, ایک بچوں کے آپ نے تو بغیر کسی ویریفیکیشن اتنا بڑا ٹارگٹ آپ نے اچیو کیا. اچھا, اس طرح سے تو انکاؤنٹر کرنے کی میرے خیال سے کوئی ایسا کوئی لا بھی نہیں ہے کہ آپ بغیر ویریفائی کیے, بغیر تفتیش کیے, بغیر نیگوشیٹ کیے آپ کسی کو ڈائریکٹ ایسے ہی مار دیں, بغیر اس کے چہرہ پہچانے, کسی قسم کی آپ کے پاس کوئی کلیو نہیں ہے, اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگلے کا صرف لین دین کا ذاتی معاملہ ہے. جب آپ نے پکڑ ہی لیا ہے, میں کہتا ہوں 1%
1% जो अब साबित हो चुका है, अब तो अभी मैं रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं आपको, हाँ, अब तो साबित हो चुका है कि ये हुआ क्या। 1% अगर वो कसूरवार था भी तो आपने तो पकड़ लिया उसको, उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, गोली तो वैसे चलाई भी फाहद ने थी। फाहद ने चलाई ना, हाँ, फाहद ने जिस सूरत में चलाई उससे कत्ल हो गया फाहद हाँ, से, तो बिल्कुल उसकी सजा फाहद का क्या भुगतना status है चाहिए। फाहद गिरफ्तार हो चुका है, इनके पास है फाहद। अब जो है सूरत हाल ये है कि फैसल भट्ट को निहत्ता बेगुनाह, जिस पे एक जिंदगी में आप कहें कि धमकी देने की एफआईआर भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको मार दिया जाता है यूसुफ भट्ट कह के, और उसकी बीवी बच्चे कह रहे हैं कि ये फैसल भट्ट है। आपने सुनी भी नहीं, यूसुफ भट्ट नहीं, बात तक नहीं सुनने की जहमत की आपने। गोल्ड मेडल देते ना बुला के आईजी साहब, सीएम पीएम गोल्ड मेडल देते हैं पुलिस अफसरान को, कमाल कर दिया आपने। मैं कहता हूं इनको मेडल मिलने चाहिए, ब्लैक मेडल, ब्लैक मेडल, और वो यहां नहीं लगने चाहिए, इधर ब्लैक मेडल लगने चाहिए। इतना बड़ा आपने कारनामा अंजाम दे दिया, आपने घर ही उजाड़ दिया, पूरा घर ही उजाड़ दिया आपने। और ऐसा क्या फायदा था इनको इस लेन देन में से कि इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और बस गोलियां चलानी शुरू कर दी। फायदे तो उस एफआईआर के मुद्दई को पकड़े, हाँ ठीक है, और उससे इन्वेस्टिगेट करें रवायती अंदाज में, उसको जो है वो मारे छितर, वो बताएगा कि मेरी क्या तय हुआ था आरफ वाला पुलिस के साथ कि रिकवरी करवाएं तो मैं आपके साथ, उससे पूछे ना, वो बताएगा। अच्छा, दो सवाल है मेरे इसमें। एक तो ये है कि फहद भट्ट के पास जो असला मौजूद था वो लाइसेंस था या नहीं था? घर पे जो असला होता वो एक अलग अगर वो फॉर एग्जांपल कि अगर वो गैर लाइसेंसी है भी, हाँ, उसका एक अलग एक कानून मामला है, उसकी एक एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह की चीज सामने नहीं आई कि वो लाइसेंसी था नहीं था। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा मामला हुआ तो इन्होंने F15 को पहले कॉल क्यों नहीं की? भाई मैं कहता हूँ ये तो चंद लम्हों की दूसरी पार्टी ने कितना उन पे इमोशनली अटैक किया कि उन्होंने फटाफट 15 को कॉल कर दी। चंद लम्हों का एक सीन है ना। हाँ, 15 पे बेटा, जवान बेटा माँ को इस हालत में देख के पहले 15 पे कॉल करेगा या माँ को बचाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल सही। और उन्होंने चालाकी करते हुए खुद पहले कर दी ताकि वो क्लियर हो जाए इस मामले। पता नहीं किस तरह की चालाकी है, मैं तो समझता हूँ कि बेवकूफी पे बेवकूफी और बेवकूफी दर बेवकूफी करते चले गए। अब उसके बाद ये होता है कि उसको मार दिया। अब चूंकि हलाक होने वाला जो कांस्टेबल है वो यूनिफॉर्म में नहीं है, अब आप उसको डेड हाउस जाके उसको यूनिफॉर्म पहनाते हैं मुबैना तौर पे। अच्छा, जस्टिफाई करने के लिए कि ये यूनिफॉर्म में था। एक हंसता बसता घर और एक ऐसा बेगुनाह शख्स, मैं कहता हूं कि अब बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगी। अभी जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई है, आईजी पंजाब के जो एक कमेटी बनाई थी वो भी अभी मैं आपसे शेयर करता हूं। ये सब कुछ तो हो जाएगा, फैसल भट्ट कहां से वापस आएगा? उन 4 बच्चों को उनका बाप कौन देगा? उस बेवा को उसका शोहर कौन देगा? उस मां को उसका बेटा कौन देगा? उम्र भर की बद्दुआएं और नफरत एक ऐसे महकमे से जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया। अब मैं आपसे एक रिपोर्ट शेयर करता हूं, ये अब मुंह चढ़ाएगी रिपोर्ट इस सारी कहानी को। अब आज ही ये रिपोर्ट जो है हमारे पास आई है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं जी। नवाब टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, कांस्टेबल समेत 2 अफराद की हलाकत का वाकया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नवाब टाउन पुलिस मुकाबला जाली करार दे दिया। ये मैंने रिपोर्ट मुरतब नहीं की, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ये डॉक्टरों की नहीं है, ना ही ये पंजाब असेंबली के एमपीएस पे मबनी है, ये पुलिस ऑफिसरान पे मबनी मुश्तमिल रिपोर्ट कमेटी है। वो कहती है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नवाब टाउन पुलिस मुकाबला जाली करार दे दिया। ताजर फैसल भट्ट को इसके बच्चों के सामने गोलियां मारी गईं। आरफ वाला पुलिस जां बहक कांस्टेबल खलील की लाश छोड़कर भाग गई। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो कह रही है, वो अपनी फाइंडिंग दे रही है, अपनी तहकीकात की रिपोर्ट बता रही है। आगे कमेटी क्या कहती है? कमेटी कहती है लाहौर की नवाब टाउन पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कांस्टेबल की लाश तहवील में ली। वो जिनके साथ आया, जिनका साथी है, वो भाग गए हैं। नवाब टाउन पुलिस ने वो लाश तहवील में ली। उसके बाद ताजर फैसल भट्ट के भाई की गोली से कांस्टेबल खलील जां बहक हुआ। वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत नवाब टाउन थाना में दर्ज किया गया। आरफ वाला पुलिस ने रेड भी एसओपी की खिलाफवर्जी करते हुए किया।
आरव वाला पुलिस के एहलकारों ने सादा कपड़ों में छापा मारा, मैं पहले आपके गोश्तवार कर चुका हूं। अब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी यही बता रही है। सादा कपड़ों में क्यों? क्या आप गिल्ली डंडा खेलने गए थे? आप किसी अखाड़े में गए थे? इतना बड़ा मिशन था जो आप करने गए थे? आईजी पंजाब के हुक्म पर वाकई की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मुरतब करता रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई है। क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? इन्होंने घर तो एक उजाड़ दिया और पता नहीं ऐसे कितने घर उजाड़ चुके हैं। और उस पे कमाल क्या है, मरने वाले फैसल भट्ट पे भी 780A का पर्चा दे दिया, वो भी दहशतगर्द है। तमाम भाइयों पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है और जिसको मार दिया उसके बच्चों के सामने उस पे भी 780A की FIR। यूसुफ भट्ट कहाँ है सारे मामले में? यूसुफ भट्ट जाहिर है उस दिन तो वो घर पे मौजूद नहीं था। हाँ। लेकिन जाहिर है कि यूसुफ भट्ट तो मौजूद होगा कहीं इस सारी सूरत हाल में। अब वो छुपकर अपनी बेगुनाही का और अपने साथ होने वाले जुल्म का जो है वो हुकाम तक वो चीज़ें पहुंचा रहे होंगे। उनकी जो लीगल टीम है, उनके जो वकला हैं, वो ज़ाहिर ही बात है। और ये भी मेरे पास इत्तला है कि एक पंजाब पुलिस के बड़े पुलिस ऑफिसर ने इसी ख़ानदान के एक बड़े मकबूल सियासी समाजी रहनुमा से मुलाकात भी की है एक दिन पहले। और मैं दबाव का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। उन्होंने कहा है कि जो है ना दोनों तरफ से नुकसान हो गया है। हाँ। तो सुलह कर ली जाए। अब उन्हें पुलिस जो है वो सुलह के लिए आमादा करने की कोशिश कर रही है। तो वहां गलत फहमी थी, यहां बदले की आग थी। फैसला जो है अब वज़ीर आला पंजाब करें, फैसला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करें, फैसला हमारे जो है अजीम इदारों के सरबराहान करें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो हमने अपने नाजरीन तक हकाइक पहुँचाए हैं। आज ही चूँकि फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट भी आई तो वो मैंने आपसे शेयर किया। नईम साहब, क्या फैसला बाकी रह जाता है अब? क्या चंद पुलिस एहलकार को सजा देने के बाद, जो कि गलत हैं, जो कि गलत चीज़ों में मुलविस हैं, रिश्वत ले रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना एक बहुत मुश्किल काम है कि इसके लिए फैसला साजी की ज़रूरत है और किसी को किसी बात पर आमादा करने की ज़रूरत है? महकमे का तो नाम ही बुलंद होगा ना अगर आप ऐसे लोगों को बाहर निकालते हैं। SHO हड़ियारा का आजकल एक बड़ा वायरल हो रहा वीडियो, आप अगर वो सुन लें तो आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। छोटी ईद से पहले जो लाहौर में और पंजाब में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, वो जरा SHO साहब का आप वीडियो सुन लें, जो उसने अपने पेटी भाइयों के बारे में गुफ्तगू की है कि किस तरीके से मंशियात फरोश को रंगे हाथों पकड़ा जाता है और कितने पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। ईद जो त्यौहार है उसको कैसे मनाया गया, छोटी ईद को। और उससे पहले एक वाकया हुआ था, एंटी नारकोटिक्स जो यूनिट है उसके जो हेड एंड DSP, उनके कमरे से करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद हुई। इन सदादे मंशियात जो इनका एक विंग बनाया इन्होंने, उसके जो हेड हैं वो मफरूर हैं अभी तक वो साहब। तो उसकी जो कड़ियां हैं, उसकी जो चेन है वो कहां तक मिलती है, इस बोल कुछ ना बोल। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं हमेशा ये बात करती हूँ आखिर में कि मुआशरे में बदअमनी फैलना, क्राइम, लालच, जायदाद, इन चीज़ों के पीछे मत भागें और अपने घर को वक्त दें, अपनी ज़िंदगी को वक्त दें। लेकिन अफसोस के साथ आज मैं ये कह रही हूँ कि जिनसे उम्मीद की जाती है कि हम कभी परेशानी में होंगे, हमारे साथ ज़्यादती होगी तो ये लोग हमें आके प्रोटेक्ट करेंगे, और वही लोग अगर हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और हमारे खिलाफ बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दें और एनकाउंटर्स करके बसाया घर तबाह कर दें, तो फिर हम कहाँ जाएं? बस फिर खुदाई वारिस है हम सबका। खैर, बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब, हमेशा से आपकी जो गुफ्तगू होती है वो बहुत मीनिंगफुल होती है। और मैं चाहूँगी कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करें कि आखिर क्या फ़ैसला होना चाहिए जिसके बारे में आमादा किया जा रहा है कि नहीं ये गलत फहमी है, मामला सॉल्व हो जाए, इसके खिलाफ कितनी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।